नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार की खबरों से आपको कराएं रूबरू। इससे पहले झारखंड के जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां के स्वर्णरेखा नदी के किनारे मिले मिसाइल बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। इंडियन आर्मी और दिल्ली से विशेष टीम ने इस बम को डिफ्यूज किया और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमेरिका की निर्मित इस मिसाइल बम को डिफ्यूज किया गया। इस दौरान नदी से सटे हुए 5 किलोमीटर दूर तक एरिया को सील कर दिया गया था। एहतियाती तौर पर यह कदम उठाए गए थे और बड़ी खबर यह कि इंडियन आर्मी ने इस बम को डिफ्यूज कर दिया है, जिसे लेकर एक लंबा इंतजार लोगों ने किया है, क्योंकि आसपास के रहने वाले लोगों को किसी अनहोनी की आशंका सता रही थी। लेकिन अब बड़ी खबर यह कि इस बम को डिफ्यूज कर दिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। और ये वो तस्वीर जिसे आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, अमेरिका में निर्मित ये बम जो द्वितीय विश्व युद्ध का बताया जाता है। और उस दौरान के इस बम के जिंदा नदी से निकलने के बाद से लगातार इसे डिफ्यूज करने को लेकर इंतजार किया जा रहा था। और ये बड़ी खबर, जहां पर स्वर्णरेखा नदी के किनारे जो बम मिला था उसे डिफ्यूज कर दिया गया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इंडियन आर्मी के जवान आपको नजर आ रहे होंगे। और देखिए कि इसकी क्षमता, इसकी मारक क्षमता और इससे होने वाले नुकसान का आकलन लगाते हुए 5 किलोमीटर तक के पूरे क्षेत्र को यहां पर घेराबंदी कर दिया गया था। आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी, किसी भी शख्स के यहां पर पहुंचने पर मनाही थी। और इसके बाद इस बम को डिफ्यूज किया गया है सफलतापूर्वक। और ये वो तस्वीरें स्वर्णरेखा नदी के किनारे, जहां पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। बम को डिफ्यूज करने से पहले जो सावधानियां बरती जानी चाहिए, उससे लेकर यहां पर पूरे व्यवस्था की गई। और उसके बाद जाकर इंडियन आर्मी की तरफ से जो टीम यहां पर पहुंची हुई थी, देखिए कैसे पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया था। 5 किलोमीटर का पूरा ये क्षेत्र कि अगर ये बम यहां पर डिफ्यूज किया जा रहा है तो एहतियात क्या बरते जाने चाहिए। और डायनामाइट से इस बम को डिफ्यूज कर दिया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमेरिका निर्मित मिसाइल को सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया गया है। जमशेदपुर से 110 किलोमीटर दूर बहरागोड़ा के स्वर्णरेखा नदी में 2 मिसाइल बम मिला है और उसको आज डिफ्यूज़ करने की कार्रवाई की जा रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर हम मौजूद है, जहां पर जो है सेना के जवान, बम निरोधक टीम और स्थानीय जिला प्रशासन जो है वो बम को लगभग नदी के बीचों बीच जो है एक गड्ढा किया गया है और दोनों बम को उस गड्ढे में दबाकर लगभग 500 से अधिक मिट्टी के बोरे ऊपर से रखे गए हैं। अब विस्फोटक तार जो है वो बिछाया जा रहा है और उसके बाद कुछ ही देर के बाद इस विस्फोटक से यहाँ पर ब्लास्ट किया जाएगा, जिससे दोनों बम जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा। हालांकि सुरक्षा को लेकर आप देख सकते हैं कि पूरे जहां पर बम को डिफ्यूज़ किया जा रहा है उससे आसपास के लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी तक लोगों को दूर कर दिया गया है। नदी उस पार भी जो है आर्मी के जवान पहुंचे हुए हैं और लगातार लोगों को दूर रहने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि ये अमेरिकन बम जो है मिला था, उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था और लगातार कई दिनों से आशंकाएं चल रही थी कि कब तक इसे डिफ्यूज़ किया जाएगा। मगर जब आर्मी के जवान और बम निरोधक की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद कार्रवाई के बाद आज डिफ्यूज़ किया जा रहा। आज 3-4 दिन से भारतीय सेना यहाँ पहुंचकर सारा वस्तु स्थिति को देखा, फिर जो मतलब संभाला हुआ है स्थिति को, उसके बाद इसको डिफ्यूज करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। आदि पता चल पाएगा, मगर अभी प्रक्रिया जो है वो डिफ्यूज की जा रही है। आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने ड्रोन के माध्यम से आसपास के पूरे एरिया का सर्वे भी किया था कि जिस तरह अगर बम फटता है तो उसका जो असर है वो दूर दराज तक ना जाए, उसको लेकर सर्वे किया गया और उसके बाद आज दोनों ही बम को डिफ्यूज करने की कार्रवाई। तो देखिए ये वो तस्वीर है जिसमें इस बम को देखिए कैसे डिफ्यूज किया गया डायनामाइट लगाकर, और नदी के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा बनाया गया जिसमें इन दोनों ही बमों को रखा गया। और उसके बाद एहतियाती तौर पर जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि चूंकि इसकी मारक क्षमता ज़्यादा हो सकती थी और किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाने चाहिए, एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए, उसके तहत 5 किलोमीटर के पूरे दायरे को घेराबंदी कर दी गई, यानी किसी की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया। और उसके बाद इस बम को इंडियन आर्मी की तरफ से डिफ्यूज किया गया है, जो एक विशेष टीम जैसे इस तरह के स्पेशलाइजेशन हासिल होती हैं इन बमों को डिफ्यूज करने को लेकर, और उनकी निगरानी में इस बम को
अब सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया गया और लोगों ने एक बड़ी राहत की सांस ली। आसपास के रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बीच इस बात की चिंता थी कि बच्चे इस बम को देखने के लिए उसके करीब पहुंच जा रहे हैं, लोग सेल्फी लेने के लिए पहुंच जा रहे थे, इस बात से अनजान कि अगर ये फटा तो उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और ये जान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। और इस बीच जैसे ही इस खबर को दिखाया गया उसके बाद सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय प्रशासन भी एक्टिव हुआ और इसके बाद जाकर इंडियन आर्मी को इसकी सूचना दी गई, क्योंकि इसकी विशेषज्ञता उन्हीं के पास थी और इस बम को डिफ्यूज करने के लिए उस टीम को बुलाया गया जिसे महारत है ऐसे बमों को डिफ्यूज करने की। और उसके बाद जाकर देखिए सफलतापूर्वक इस बम को डायनामाइट से विस्फोट कर डिफ्यूज किया गया। और बड़ी खबर आ रही है, घरेलू गैस कनेक्शन से जुड़ी हुई गैस बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 35 दिन के बाद बुकिंग कराने की खबर जो चल रही है वो गलत है। समय सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर खबरें भ्रामक चलाई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं। मंत्रालय का समय सीमा में बदलाव से सीधे तौर पर इनकार है। मंत्रालय ने यह कहा है कि जो खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जा रही हैं और दिख रही हैं वो गलत हैं, भ्रामक हैं। 35 दिन का जो एक टेन्योर होता है, जो समय तय किए गए हैं, उसी के तहत लोग अपनी गैस की बुकिंग करा सकते हैं। और 35 दिन के बाद बुकिंग कराने की खबर जो थी उसे सीधे तौर पर मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यह गलत है। समय सीमा में कोई बदलाव इस वक्त नहीं किया गया है। मंत्रालय ने यह जरूर कहा कि लोग ऐसी खबरों पर ध्यान ना दें। पहले जैसे 25 दिन में ही गैस मिलता था वैसे ही इस वक्त भी मिलेगा। और अब बात बिहार की खबर की, तो जेडीयू ने अपने सांसद गिरिधारी यादव की लोकसभा सदस्यता को खत्म करने की आधिकारिक मांग कर दी है। जेडीयू ने उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया। जेडीयू संसदीय दल के नेता हैं दिलेश्वर कामैत। इस संबंध में लोकसभा में अध्यक्ष से मुलाकात उन्होंने की और औपचारिक नोटिस तक सौंपा गया। नोटिस में उन्होंने गिरिधारी यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से अयोग्य घोषित करने की मांग की है। विवाद का मुख्य कारण क्या है, तो विधानसभा चुनाव के दौरान गिरिधारी यादव के बेटे का आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ना बताया जाता है। जेडीयू का यह भी आरोप है कि सांसद ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार किया। पार्टी इसे अनुशासनहीनता मानती है और इसी अनुशासनहीनता की वजह से उनकी सदस्यता रद्द करने पर जेडीयू ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरिधारी यादव को पहले ही पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। अगले 15 दिनों के भीतर उनकी तरफ से अगले 15 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया था, लेकिन अब जब मामला सिर्फ नोटिस तक सीमित नहीं रहा, सीधे उनकी संसदीय सदस्यता पर अब खतरे की जो तलवार है वो लटक रही है, क्योंकि जेडीयू ने इसे अनुशासनहीनता माना है, पार्टी के खिलाफ कार्रवाई माना है। बांका के सांसद श्री गिरिधारी यादव जी, ये गत 2025 का जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें उन्होंने खुले आम जाकर के जनता दल यूनाइटेड के अगेंस्ट में प्रचार किया, राजद के फेवर में उन्होंने प्रचार किया। उनका पुत्र जो था वो राजद का कैंडिडेट था और वो बेलहर विधानसभा से, उनका पुत्र बांका के बेलहर विधानसभा से राजद का कैंडिडेट था और एनडीए के कैंडिडेट के विरुद्ध में उन्होंने प्रचार किया और अपने पुत्र के फेवर में उन्होंने प्रचार करने का काम किया और इसका प्रूफ हमारे पास है और हमारे पार्टी के निर्देशानुसार उस पर कार्रवाई करने का आदेश हुआ है। मैंने लोकसभा के माननीय सांसद के पास में अपना पिटीशन दिया हूं कि उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। तो जेडीयू की तरफ से गिरिधारी यादव पर एक्शन की मांग की गई है, उनकी सदस्यता को खत्म करने की मांग की गई है। तो वहीं बांका सांसद गिरिधारी यादव ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा कि मेरा बेटा स्वतंत्र है, लोकतंत्र में सभी स्वतंत्र हैं और लोकसभा स्पीकर से जब नोटिस आएगा तो उसका जवाब उनकी तरफ से दिया जाएगा। स्पीकर साहब का कोई नोटिस आएगा, हमको जवाब पूछेगा तो माननीय सम्मानीय स्पीकर को जवाब देंगे। दिलेश्वर कामा जी ने हमसे तो पूछा नहीं है, उन्होंने लिख के दिया है, वहाँ से आएगा तो हम बोलेंगे, देंगे लिख के। उसमें आरोप है कि आपने पार्टी विरोधी गतिविधि की, इसलिए आपकी मेंबरशिप खत्म हो जानी चाहिए। तो वही बताएंगे। अब हम मीडिया में सब बताने का क्या, हमको इस मीडिया में बताने से कुछ होने वाला है भी नहीं।
वो तो जब स्पीकर साहब देंगे, जो स्पीकर साहब पॉइंट पूछेंगे उसका स्पीकर साहब को जवाब देंगे माननीय स्पीकर को। और क्या है इसमें? जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार किया, उसमें दम वही है? जवाब हम उसमें दम का बातें नहीं है, दम का बात और बेदम का कोई बात नहीं, हम स्पीकर साहब को सब जवाब देंगे। आपको लगता है अपने पार्टी विरोधी गतिविधि की, आपने बेटे जेडीयू में रहते हुए आरजेडी से आपका बेटा चुनाव लड़े, उनके लिए आपने प्रचार किया? बेटा सबका स्वतंत्र है, मेरा बेटा बालिग है, ऐसा कोई नाबालिग थोड़े उसको लेकर साथ साथ चलेंगे। वो स्वतंत्र है, उसमें क्या, लोकतंत्र में स्वतंत्र है, इसमें क्या दिक्कत? तो गिरधारी यादव की संसदीय सदस्यता को खत्म करने को लेकर जेडीयू की तरफ से कहीं ना कहीं कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई और इस बात की मांग की गई क्योंकि इसे पार्टी विरोधी कार्रवाई माना गया। और उसके बाद गिरधारी यादव ये कह रहे हैं कि भाई नोटिस मिलेगा तो जवाब दिया जाएगा। इस पर अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। राजनीतिक दलों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया है, जरा भी सुनिए। भी उनके जो पुत्र हैं वो आरजेडी से जाके चुनाव लड़े। अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसी पार्लियामेंट में जहां से वो सांसद है, तो आरजेडी से चुनाव लड़े और चुनाव प्रचार किए। तो सीधा सीधा उसके बाद वॉलंटरी पार्टी छोड़ने वाली बात है ना। उसके बाद क्या बचता है उसके बाद? तो यही है, उसी को बैकग्राउंड में उन्होंने फाइल किया है स्पीकर साहब के यहाँ। और मुझे लगता है इससे पहले भी जो उनका लाइन सब रहा है, एसआईआर पर भी इतना बड़ा चुनाव हुआ बिहार में और एक कंप्लेंट चुनाव पर नहीं हुआ, उस पर भी पार्टी से एक अलग लाइन था। हम लोगों ने हमारे दिलेश्वर कामत जी ने दिया है। तो वो तो एनडीए के ही हैं, जेडीयू में है, जेडीयू के सांसद हैं और मुझे लगता है कि उनका चुनाव अगर उनका लड़का लड़ा है तो वो एडल्ट है, खुद सोचने समझने और उसने फैसला जो लिया है अब इस पे देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है। बट ये गलत है, अगर मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं और खुद अपना फैसला लेने लगते हैं तो उनको आई थिंक स्वतंत्रता है, एडल्ट वोट का अधिकार होता है। तो किसी के खिलाफ मान लीजिए एक परिवार में 3 तरह के लोग भी वोट डालते हैं तो ये तो उनका अधिकार है चुनाव लड़ना। तो वैसे तो बहुत सारे बिहार में नेता हैं जो आरजेडी के लिए प्रचार कर रहे थे, एनडीए के बहुत सारे नेता हैं। आप कहेंगे तो लिस्ट जारी अगले बार हम कर देंगे। तो क्या सब तक कार्रवाई करेंगे वो? देखिए, फैसला हम लोगों ने नहीं लिया, फैसला उन्होंने जो किया विधानसभा के चुनाव में, उन्होंने अपने लड़के को आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ाया। खुद चुनाव प्रचार में वो लगातार लगे रहे अपने पुत्र के। तो उसके आधार पर जो साक्ष्य मिले थे, उन साक्ष्यों के आधार पर जो हमारे संसदीय दल के नेता हैं दिलेश्वर कामत जी ने आवेदन दिया है, अब उस पर अध्यक्ष महोदय विचार करेंगे। कई दलों के नेता कांग्रेस बीजेपी के चुनाव लड़ते हैं, तब तो कोई आप आरोप प्रत्यारोप में जाते नहीं है। जिनसे आपको नफरत हो जाए, खत्म हो जाए, उसको आप निकाल देना। कोई ऐसा उन्होंने व्हीप का तो उल्लंघन किया नहीं है, सदन के भीतर तो कोई उल्लंघन किया नहीं है। उनके लड़के किसी पार्टी से चुनाव लड़ गए तो एक पिता होने के नाते उन्होंने दायित्व का निर्वहन किया होगा। इसमें व्हीप कहाँ से आ जाता है और पार्टी का उल्लंघन कहाँ से आ जाता है? नहीं, मैं कहीं और गए हों तो वो जरूर उनको बताना चाहिए। यदि बेटे के लिए गए हों तो ये गलत नहीं होगा। और अब बात बिजली की। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बिजली का बिल पूरे दिन एक जैसा नहीं रहने वाला है, बल्कि समय के अनुसार तय होगा कि बिजली आपको सुबह में कितनी और महंगी होगी और शाम के लिए उसे कितनी महंगी आप देख पाएंगे। बिजली अब शाम को महंगी होने वाली है। दिन में ये बिजली अगर आप खपत करते हैं तो उसकी दर कम होगी, यानी सस्ती होगी। शाम 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक 20% तक अधिक शुल्क लगेगा। सभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं पर यह लागू होगा और विद्युत विनियामक आयोग ने टाइम ऑफ डे टैरिफ को मंजूरी दे दी है। बिजली कंपनी की याचिका पर आयोग ने यह मंजूरी दी और पहले यह औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए लागू हुआ करती थी। अब ये सामान्य उपभोक्ताओं के लिए भी लागू होगी। रात 11 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक 100% बिजली दर आपको देनी होगी। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक 80% दर लगेगी।
वहीं शाम 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक घरेलू उपभोक्ताओं को 110% बिजली दर लगने वाली है। शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक घरेलू अगर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होता है तो वहां पर यह दर 130% की हो जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में 2,21,00,000 बिजली उपभोक्ता हैं जिनके ऊपर इसका असर नजर आएगा। और अब बिहार में बिजली बिल के इस नए नियम को जरा जान लीजिए, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक आपकी जेब से। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक 20% सस्ती बिजली आपको हासिल होगी। 100 रुपए की खपत पर 80 रुपए आपको देने होंगे और यही शाम 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक अगर बिजली की खपत होती है तो ये 10 से लेकर 20% तक महंगी हो जाएगी। अब खपत पर 120% दर आपको चुकानी होगी, देनी होगी। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 110% ये बिजली बिल है जो दर के रूप में आपको नजर आएगी। और इसके साथ ही साथ आप बात करें तो 110% रात 11 बजे से लेकर 9 बजे तक के नॉर्मल रेट लागू रहेंगे, जबकि रात 11 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक पूरी तरह से सामान्य दर को लागू रखा जाएगा। यह नया नियम मुख्य रूप से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं पर ही लागू होगा, उन्हीं पर रिफ्लेक्ट होगा। जिन उपभोक्ताओं का लोड 10 किलोवाट से अधिक है उन पर भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी। कृषि उपभोग कनेक्शंस की बात करें तो नए बिजली नियम से हालांकि उन्हें बाहर रखा गया है, कृषि उपभोक्ताओं को फिलहाल थोड़ी राहत इसमें जरूर दी गई है। अब कितने उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा तो तकरीबन 2 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ता हैं जिनके ऊपर यह असर पड़ने वाला है। इनमें लगभग हर घर में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इस फैसले का असर लाखों उपभोक्ताओं पर सीधे तौर पर पड़ने वाला है और खासकर शहरी क्षेत्र की बात करें जहां पर स्मार्ट मीटर तेजी से लगाए जा रहे हैं वहां पर तो ये ज्यादा नजर आएगा। नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को अपने बिजली उपयोग का समय अब बदलना होगा। अगर लोग दिन में ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो उनका बिल कम आएगा, जबकि शाम के वक्त में अगर यही उपयोग इसी स्तर से होता रहा तो ये बिल बढ़ सकता है। यानी अब बिजली बचाने के साथ साथ समय प्रबंधन भी आपके लिए बहुत जरूरी है। दिन के समय सोलर ऊर्जा की उपलब्धता की व्यवस्था भी है। उपभोक्ताओं को अब अपनी आदतों में सुधार या बदलाव लाने की जरूरत है, जिसमें बिजली उत्पादन सस्ता पड़ता है। सरकार और आयोग का लक्ष्य बिजली की मांग को संतुलित करना है, सस्ती ऊर्जा का बेहतर उपयोग करना और दिन में दर इसीलिए कम रखी गई है। शाम के वक्त यही जो मांग है वो बढ़ जाती है और इसीलिए उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। अब ये फैसला क्यों लिया गया है तो शाम के समय में दर जो होती है वो बढ़ा दी गई है क्योंकि इस्तेमाल ज्यादा होता है। आयोग का ये भी मानना है कि दिन के समय खासकर सोलर ऊर्जा की उपलब्धता जो है वो ज्यादा है और इसलिए अब आप जब बिजली जलाएं, बिजली का इस्तेमाल करें तो समय को ध्यान में जरूर रखें और तभी आपका बिजली बिल कम हो सकता है। बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी। आज पहली बार उनकी तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पटना के एएन कॉलेज में मौजूदगी दिखी, जहां उन्होंने छात्रों को राजनीति शास्त्र की क्लास ली। उन्होंने सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप विषय पर बच्चों को पढ़ाया भी और कहा कि सदन में बोलने और छात्रों को पढ़ाने में काफी अंतर है, इसीलिए थोड़ी घबराहट भी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस भवन में उन्होंने पढ़ाया उसका उद्घाटन भी उन्होंने ही किया था। साथ ही उन्होंने युवाओं से राजनीति में आने की अपील करते हुए कहा कि युवा भागीदारी के साथ ही लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। थोड़ा उत्साहित भी हैं और थोड़ा नर्वस भी हैं, क्या कि क्लास तो कभी लिए नहीं है अभी तक, तो मतलब एज ए मतलब इसको पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं लिए हैं, मतलब इंटरव्यू फेस किए हैं, पढ़े हैं और 91 में एमए किए हैं, तो गैप बहुत बड़ा है बट ठीक है, हमेशा जीवन में सीखना चाहिए कुछ। सदन में भाषण देना और बच्चों का क्लास लेना, दोनों में कितना अंतर है? बच्चे इनक्विजिटिव होते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। सदन में तो आप अपनी बात को रखते हैं, कोई प्रश्न हुआ तो उसका जवाब देते हैं। नर्वसनेस है, एंजाइटी है, नर्वसनेस तो रहता है। बहुत सारा पेपर भी लेकर के आए, क्या पढ़ाने, कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं? हम आज जो हमारे एचओडी ने बताया कि जो सिलेबस चल रहा है वो फेडरलिज्म पर और सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप चल रहा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत बक्सर में 592 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देते नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान 486 करोड़ रुपए की लागत से 23 योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया, जबकि मुख्यमंत्री ने 106 करोड़ की लागत से 5 योजनाओं का उद्घाटन भी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत आज बक्सर पहुंचे हैं। बक्सर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 592 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। अब कह सकते हैं कि बक्सर जिला अब आने वाले क्षेत्र में काफ़ी विकसित करेगा। मुख्यमंत्री अभी कुछ महीने पहले बक्सर जिले के नवानगर में भी आए थे और यहाँ उद्योग हब बनाने का बिहार सरकार का जो सपना है अब वो धीरे धीरे पूरा होता नजर आ रहा है, क्योंकि कई बड़े उद्यमी जो हैं वो बक्सर में निवेश किए हैं और पेप्सी कोला और कोका कोला कंपनी जैसी बड़ी कंपनियां अब यहाँ काम कर रही हैं। और आज की समृद्धि यात्रा में 592 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करके और योजनाओं का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने किया। तो अब आने वाले समय में बक्सर जिले का एक नई विकास यहाँ होने की संभावना जगी है और बहुत जल्द अब विकास पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी जिलों में शामिल होगा। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और गयाजी से बड़ी खबर, जहां पर नगर निगम टीम पर हमला कर दिया गया। सामाजिक तत्वों पर हमला करने का आरोप लगा है। आवारा पशु पकड़ने के दौरान जमकर बवाल हुआ। निगम कर्मियों से मारपीट और पथराव की गई और हमलावरों ने वाहन से पशुओं को छुड़ाकर यहां से भगा भी दिया। महादेव घाट की ये घटना जहां पर बताया जाता है कि पुलिस पहुंची थी, या इन पशुओं को, आवारा जो जानवर हैं उन आवारा जानवरों को यहां से पकड़ा गया था और इसे ही छुड़ाने के मकसद से इन लोगों की तरफ से पथराव किया गया और पशुओं को छुड़ाकर फरार भी ये आरोपी यहां से हो गए। सीसीटीवी फुटेज फिलहाल खंगाले जा रहे हैं। दोषियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी जारी है। रमना रोड पर कर्मियों से मारपीट की गई है। और बड़ी खबर आ रही है रोहतास से, जहां थार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। बाइक सवार 3 युवक इसकी चपेट में आए हैं। 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। थार ने बाइक को 50 मीटर तक इस घटना के बाद घसीटा है। घायल युवक अस्पताल में इस वक्त इलाजरत। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। थार जब्त कर जांच में पुलिस की टीम जो है वो जुट गई है। दरिहट थाना क्षेत्र के पास ये जबरदस्त हादसा हुआ। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। थाने से भतुरिया में एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, उसमें एक मेरा भाई था। हाँ, 2 आदमी एक्सपायर डेट कर दिया, एक रास्ते में हो गया तो वहीं एक्सपायर डेट हो गया। अच्छा, एक घायल है। दोनों मृतक का क्या नाम है जिनका मौत हुआ है? मौत हुआ, एक का नाम है विकास, हाँ, एक का नाम है रुस्तम अंसारी। जो घायल है नागा पासवान। कौन गाड़ी धक्का मारा है? हाँ, क्या नाम है आपका? पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के दमराही घाट पर गंगा में स्नान करने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। चैती छठ में शामिल होने के लिए आए 5 युवक नहाते समय डूब गए। स्थानीय लोगों ने 2 युवकों को तो बचा लिया, जबकि 2 की मौत हो गई और एक लापता बताया जा रहा है। मृतकों की पहचान गणेश कुमार और रोहित कुमार के तौर पर हुई है। लापता युवक की तलाश में एसडीआरएफ की टीम सर्च अभियान चलाती हुई हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।